मंत्री ने भी आपकी तमाम शंकाओं को दूर कर दिया था। तो DCGI, जी हाँ, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से वैक्सीन लॉन्च करने की आपात मंजूरी मांगी गई और अगर ऐसा होता है, ये मंजूरी मिल जाती है, तो भारत में कुछ सप्ताह के अंतराल में ये वैक्सीन बाजारों में पहुंचेगी। इस वैक्सीन की बाजारों में उपलब्धता हो पाएगी। तो इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से, फाइजर कंपनी की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी, टीके के इस्तेमाल की मंजूरी के लिए यह आवेदन किया गया है। कोरोना महामारी से जूझने के दौर में भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां रूस की राजधानी मॉस्को में कोविड-19 के टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। तो दवा निर्माता कंपनी फाइजर की भारतीय इकाई ने उसके द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। इसके लिए फाइजर ने DCGI के समक्ष आवेदन किया है। आपको बता दें कि फाइजर के कोविड-19 टीके की ब्रिटेन और बहरीन में इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। फाइजर ने अपने आवेदन में देश में टीके के आयात एवं वितरण के संबंध में मंजूरी दिए जाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा विशेष प्रावधानों के तहत भारत की आबादी पर क्लिनिकल परीक्षण की छूट दिए जाने का भी अनुरोध किया है। फाइजर ने 4 दिसंबर को DCGI के समक्ष आवेदन किया है। फाइजर अमेरिका में भी ऐसी मंजूरी के लिए आवेदन कर चुका है। आपको बता दें कि रूस की राजधानी मॉस्को में शनिवार को कोविड-19 के टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। तो फाइजर ने DCGI से आपात मंजूरी मांगी है और अगर इस आपात मंजूरी पर मुहर लग जाती है तो बहुत बहुत जल्द ऐसी अच्छी खबर आएगी कि भारत के बाजारों में कुछ ही सप्ताहों के अंतराल में ये वैक्सीन जो है उसकी बाजार में उपलब्धता हो जाएगी। इस बड़ी खबर पर, इस अच्छी खबर पर आइए बात करते हैं। 2 डॉक्टर्स का पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर राजेंद्र धमीजा लाइव हमारे साथ हैं और साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, अगर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इस वैक्सीन को लॉन्च करने की आपात मंजूरी की मुहर अपनी लगा देता है तो इससे अच्छी खबर भारतीय बाजार के लिए, कोविड काल में हमारे लिए, भारत के लिए नहीं हो सकती है। किस तरीके से इसको देखा जाए, बताएं और समझाएं डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल बहुत अच्छी खबर होगी और एक आगाज होगा वैक्सीन का भारत में आने का। लेकिन वही कुछ चुनौतियां हैं इस वैक्सीन के साथ जो हमें समझनी जरूरी है। फाइजर वैक्सीन के साथ एक, इसका दाम ज्यादा है, 2500 से 3000 के आसपास इसकी डोज पड़ेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी इस वैक्सीन के साथ दिख रहा है वो ये है कि इसको हमें -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करने की जरूरत होगी। अब इसके लिए भी कंपनी रास्ते निकाल रही है, तरीके निकाल रही है। उन्होंने बात करी है कि वो थर्मल शिपर डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि ड्राई आइस में 15 दिन के लिए इस वैक्सीन को रखा जा सकेगा और ये वैक्सीन खराब नहीं होगी, उसकी गुणवत्ता सही रहेगी। लेकिन अभी इन लॉजिस्टिक्स को और ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर हम मेट्रो सिटीज की बात कर रहे हैं तब तो बात आसानी से हो सकती है कि मेट्रो सिटीज में हम इस दवा को लेकर के आए, यहाँ थर्मल शिपर्स में रखें और यहाँ ज्यादा डिस्टेंस क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करें, अगर भारत के कोने कोने की बात करें तो अभी इस वैक्सीन को ले जा पाना थर्मल शिपर के बावजूद भी अभी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा कोल्ड चेन को मेंटेन करना और इस वैक्सीन की जो गुणवत्ता है उसको भी मेंटेन कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज ऐसे में बन सकता है। लेकिन जरूर बहुत अच्छी खबर है और अगर DCGI ये परमिशन देती है तो कम से कम भारत में ये वैक्सीन आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि DCGI के पास ये पावर है कि अगर क्लिनिकल ट्रायल भारत में नहीं हुआ है तो भी DCGI ये परमिशन दे सकती है कि क्लिनिकल ट्रायल बिना भारत में करे भी इस ड्रग को हम मंजूरी देते हैं। ये पावर्स DCGI के पास होती हैं। तो वो एक बार पूरे जो डाटा फाइजर ने उनको सबमिट किया है उसका आकलन करेंगे, उसे देखेंगे कि क्या सही में ये वैक्सीन हम भारत में अब ला सकते हैं और कहीं ना कहीं उसके ऊपर फिर वो निर्णय लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और अगर कुछ सिटीज में भी आनी शुरू हो जाए तो उससे उम्मीद की लहर लोगों में आनी शुरू हो जाए। क्योंकि बहुत दिनों से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए और इस बीमारी से हम निजात पाए और इस जंग को हम जीत सके। डॉक्टर धमीजा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आम लोग जिस तरीके से सोच रहे होंगे कि वैक्सीन आ जाने से क्या क्या बदल जाएगा, शुरुआती वक्त में मुझे नहीं लगता कि बहुत हद तक फायदा पहुंचने वाला है, लेकिन कम से कम इस बात पे मुहर तो लग जाएगी कि अब हमारे पास कारगर उपाय है।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैक्सीन का आना जो है एक गेम चेंजर है और दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द पैंडेमिक। सो ये बहुत जरूरी है कि जब तक कोई और दवाई क्योरेटिव नहीं है और जब तक कोई तरीका नहीं हमारे पास, एक वैक्सीन ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से लोगों को संक्रमण से भी बचाया जा सकता है और लोग जो बीमार होते हैं उनको भी सिवियरिटी जो है उनकी कम की जा सकती है। तो वैक्सीन के कई यूजेज हैं और वैक्सीन एक ऐसा जो मेथड है जो सेंचुरी से हम यूज कर रहे हैं किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने में, उसको इरेडिकेट करने में। हालांकि ये वैक्सीन अभी जो पैंडेमिक में यूज होगी वो पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए यूज होगी, ना कि इरेडिकेट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को इस समय पर वैक्सीन नहीं लगेगी, लेकिन सब्सटेंशियल जो लोग हैं, काफी मात्रा में जो लोग हैं, एक जो क्रिटिकल मास ऑफ लोगों का है 60 to 70% लोगों का, उनको अगर ये वैक्सीन लग जाती है तो ये पैंडेमिक अपने आप खत्म हो जाएगा। ये हम जो वायरस का जो चेन है उसको ब्रेक कर पाएंगे। तो वैक्सीन का आना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात फाइजर की वैक्सीन की, तो अभी इन लोगों ने अप्लाई किया है DCGI को, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को। बिल्कुल डॉक्टर धमीजा, आपकी आवाज़ में कुछ दिक्कत आ रही है, हम चाहेंगे वो जल्द दुरुस्त हो। मैं तुरंत आपका रुख करूंगी। और हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ साथ जो रूस की सरकार है, जो भारत की सप्लाई चेन है, उसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखा चुकी है। ऐसे में जो फाइजर की ये पहल है, ये जो आपात मंजूरी के लिए आवेदन दिया गया है, उसकी मुहर लगना, उसकी अनुमति मिलना, उस आवेदन पर स्वीकृति मिलना, इसके दूरगामी असर हम सब वाकिफ हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस का, कुछ लिमिटेशंस का, कुछ चुनौतियों का आप जिक्र कर रही थी। जो दर्शक इस वक्त इस अच्छी खबर को सुनने के लिए रिपब्लिक भारत के साथ जुड़े हैं, हम चाहेंगे उनको सरल शब्दों में बतौर डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी समझा दें, ये अच्छी खबर कितना अच्छा अपना असर छोड़ेगी आने वाले वक्त में कुछ चुनौतियों के साथ। डॉक्टर माहेश्वरी। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि ये एक नई तकनीक से बनी हुई वैक्सीन है, DNA टेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन है जो फाइजर है। और जब आप इस तकनीक से वैक्सीन को बनाते हैं तो अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है, यानी कि जिस वक्त, जैसे कि अभी आप जानते हैं, हर देश को वैक्सीन की जरूरत है, ऐसे में ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें आप बहुत जल्दी प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये DNA टेक्नोलॉजी से बनी हुई है तो इसके साइड इफेक्ट्स जो है, क्योंकि इसमें वायरस का कोई पार्टिकल नहीं होता, तो साइड इफेक्ट्स होने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। और आने वाले समय में अगर अब ये वैक्सीन सक्सेसफुल होती है तो हम और बीमारियों की भी वैक्सीन आने वाले समय में देखेंगे। अब जो चुनौतियां हम देख रहे हैं इस वैक्सीन के साथ, वो इसके केवल स्टोरेज को लेकर के और इसकी कॉस्ट को लेकर के है। अब अगर हम अपने स्टोरेज की भी बात करें तो 42 साल पुराना हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। 27,000 हमारे पास कोल्ड चेन्स हैं। भारत में इस वक्त हम 6 करोड़ बच्चों और महिलाओं को हर साल वैक्सीनेट करते हैं और हमारा स्टाफ भी जो है वो काफी हद तक वैक्सीनेशन के लिए ट्रेंड है। अब हमें बस केवल उसको और दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि हम लोगों तक पहुंच सके। तो कैसे, क्योंकि आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक भी हो चुका है हमारा जो इस वक्त यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यानी कि हम ट्रैक कर पाते हैं कि हमारी वैक्सीन कहाँ है, पहुंच गई, नहीं पहुंची, टेम्परेचर मेंटेन्ड है या नहीं है। तो अब ये सब चीजें भी हमारे पास है। ऐसी स्थिति में केवल अब हमें उसे और रोबस्ट करना है, हमें उसे और जो है ताकतवर बनाना है ताकि जो लोग हैं उन तक ये वैक्सीन को हम पहुंचा सके। तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग करनी है अपने स्टाफ की, चाहे हमारे आशा वर्कर्स हो, आंगनबाड़ी हो, केमिस्ट हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनकी हमें ट्रेनिंग करनी है ताकि ये वैक्सीन वो लोगों को दे सके। और हमें इस बात को इंश्योर करना है कि वैक्सीन का जो तापमान है वो हम मेंटेन करके रख सके ताकि वैक्सीन जो है वो कारगर रहे, वो खराब नहीं हो और जो हमारा पूरा एफर्ट लग रहा है वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने में वो खराब नहीं हो, जाया नहीं जाए। तो अब सरकार ने, आप देख ही रहे हैं कि पहले से सरकार बहुत एक्टिव हो चुकी है, समय से एक्टिव हो गई थी और वैक्सीन के लिए पूरे राज्य सरकारों को भी एक्टिव किया जा चुका है और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल तक पे इस वक्त बहुत तेजी से काम चल रहा है कि वैक्सीन जैसे ही आती है उसे लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन अगर आप भारत की बात करें तो भारत अभी भी एस्ट्राजेनेका, अपनी जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन है कॉन्वैक्सिन और उसके अलावा जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है और अब स्पुतनिक 5 रशिया की वैक्सीन भी, इनके ऊपर ज्यादा हम अभी इस वक्त भरोसा कर रहे हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट भी कम होगी। ये हमारी अपनी वैक्सीन
हैं इनमें टेम्परेचर का चैलेंज नहीं होगा, इसलिए हम इन वैक्सीन पे ज्यादा इस वक्त भरोसा कर रहे हैं कि ये वैक्सीन भारत में जल्दी आएंगी। और जिस तरह से अब ऐलान भी हो चुका है, प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि कुछ हफ्तों की ही बात है, तो जहां तक दिसंबर अंत में या जनवरी के शुरू में ये बड़े ऐलान हो जाएंगे और जनवरी में ये वैक्सीन भी पहुंचनी शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों को प्राथमिकता की सूची में रखा गया है, हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर स्वाति, मैं आपका एक बार फिर से रुख करूंगी। चुनौतियां आप गिना रही हैं, वाकई चुनौतियां हैं, और भारत में मैं इससे पहले भी अपने दर्शकों के सामने ये सवाल उठा चुकी हूं कि आबादी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और उसमें इस वैक्सीन को सहेजना, उन तक पहुंचाना, अपने आशा वर्कर्स तक का जिक्र किया, वाकई रूट लेवल तक पहुंचने में हमें कई सारी चुनौतियां, कई सारे लेयर्स में ये चुनौतियां सामने आएंगी। लेकिन डॉक्टर धमीजा, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि सबसे पहले क्या होने जा रहा है अगर ये परमिशन मिल जाती है वैक्सीन देने की, तो ये क्या प्रोसेस होगा, वो जरा बताइए आप। इससे पहले कि मैं आपको ये लॉजिस्टिक्स और प्रोसेस की बात करूं, मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि ये जो फाइजर वाली वैक्सीन है, ये दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन से या कोविशील्ड से या जाइडी कोविड डी से कैसे डिफरेंट है। हमारे शरीर में जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो वायरस या एंटीजन जो है हमारे शरीर में हम इंजेक्ट करते हैं और हमारा शरीर जो है उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। इस वैक्सीन में और दूसरे वैक्सीन में यही फर्क है कि हम इसमें एक स्पाइक प्रोटीन जो वायरस के ऊपर लगा हुआ है, स्पाइक प्रोटीन, जो स्पाइक प्रोटीन ही इंजेक्ट कर रहे हैं, उसका जेनेटिक कोड इंजेक्ट कर रहे हैं थ्रू मैसेंजर आरएनए। तो हमारा शरीर ही एंटीजन बनाएगा खुद ही, और हमारा शरीर ही एंटीबॉडी बनाएगा। तो इससे सेफ्टी से थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि इससे वायरस इन्फेक्शन। डॉक्टर धमीजा, हम लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर धमीजा हमारे साथ पैनल में हैं, डॉक्टर महेश्वरी हमारे साथ है। डॉक्टर महेश्वरी, फाइजर दुनिया की पहली कंपनी है जिसका जो वैक्सीन है वो उसको अनुमति मिलती है, और बहुत जल्द, चाहे मिड दिसंबर की बात करें या फिर बाय द एंड ऑफ दिसंबर, बहरीन में और ब्रिटेन में इसकी उपलब्धता हो जाएगी, और वैसी अनुमति मांगी गई है भारतीय बाजारों में इसकी सप्लाई के लिए। सप्लाई का होना, उसका इम्प्लीमेंटेशन, ग्रास रूट लेवल तक उसकी पहुंच, और जो तमाम चुनौतियों का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उस प्रोसेस का भी डॉक्टर धमीजा जिक्र कर रहे थे। मेरी सहयोगी ने सवाल किया था कि वो प्रोसेस क्या रहेगा जिसके तहत आगे बढ़ेगा ये पूरी प्रक्रिया। चूंकि उनकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पाई, स्वाति महेश्वरी, आप समझा दीजिए किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि ये मौका अगर आता है, ये अनुमति मिलती है, इस आवेदन को स्वीकृति मिलती है, तो इससे अच्छी खबर पूरे देश और दुनिया के लिए नहीं हो सकती कोविड काल में। बिल्कुल। देखिए, दो स्थितियां हैं। एक है कि हम वैक्सीन को मार्केट में अलाउ करें और कोई भी व्यक्ति अपनी सक्षमता के हिसाब से उस वैक्सीन को खरीद सकता है और लगवा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि केंद्र सरकार के पास सारी वैक्सीन आएंगी और केंद्र सरकार फिर उनको राज्य सरकारों को देगी कि जो की सूची बनाई है वहां तक ये वैक्सीन पहुंच सके। अगर हम मार्केट में आज वैक्सीन को आने देते हैं तो बहुत अफरा तफरी हो जाएगी और किसको लग रही है, किसको नहीं लग रही है, ये सारा मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें हमें चेन ट्रांसमिशन की है वो तोड़नी है। इसलिए सरकार इस वैक्सीन को अभी जो है अपने नियंत्रण में रखेगी, ताकि सरकार जो है राज्य सरकारों को ये वैक्सीन दे, और जिन लोगों को हम पहले चिन्हित कर चुके हैं उन तक ये वैक्सीन पहुंचे, ताकि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें। क्योंकि इस वक्त ये जरूरी है कि हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ना है, हमें जो संक्रमण जिस तेजी से भारत में बढ़ रहा है हमें उसकी रफ्तार को रोकना है, और उसके लिए हमें एक संगठित तरीके से इस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचानी होगी। अगर हम एक ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तब हम इस चेन को नहीं तोड़ पाएंगे। तो हमें बिल्कुल तरीके से कि जिन लोग पहले इस पर हैं कि उनके आशंका ज्यादा है, वो ज्यादा रिस्क पर है, उन तक हमें इस वैक्सीन को पहले पहुंचाना है, ताकि हम उन्हें सुरक्षित कर सके, बड़े बुजुर्गों को सुरक्षित कर सके, कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षित कर सके। क्योंकि एक बार अगर ये लोग सुरक्षित होते हैं तो हम पूरी चेन को कहीं ना कहीं रोक लेंगे, और फिर हम पहली प्राथमिकता है चेन को तोड़ना, चेन को रोकना। ऐसे में जो पहल है फाइजर कंपनी की, जिसमें आवेदन आपात मंजूरी के लिए मांगा गया है, उस पर क्या मंजूरी मिल पाती है, क्या मंजूरी की मुहर लग पाती है? अगर लग जाती है तो एक अच्छी खबर होगी, कुछ चुनौतियों के साथ, कुछ लिमिटेशंस के साथ। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आप पैनल में आई, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर धमीजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस पैनल में